हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का नया भाग। शिवम के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। इतना बड़ा राज जब खुलकर उसकी आंखों के सामने आया था तो कुछ पल के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वह ना कुछ समझ पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। उसे तो इस चीज का कभी सपने में भी शक नहीं आया था कि उसकी मम्मी इतने बड़े राज अपने अंदर दबाए हुए होगी, और तो और इन सारे साजिशों में इस कदर शामिल होगी। अनन्या कभी भी घर के काम में रुचि नहीं दिखाती थी। यह चीज तो शिवम शुरू से देखता और समझता था। उसकी दुनिया अधिकतर उसके किटी पार्टी क्लब वगैरह में ही थी। शिवम और शिवन्या के साथ भी उसके रिश्ते बहुत ही फॉर्मल थे, लेकिन इन सब चीजों की फिक्र किसे थी। शिवम और शिवन्या भी अपनी दुनिया में मस्त थे। दोनों की स्टडी चल रही थी और जो भी जरूरत थी उनको देखने के लिए आशुतोष था। बाकी सब कुछ नैना जी अपने हाथों से करती थी। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें जब प्रॉब्लम होने लगी तो अपने हॉस्पिटल से कुछ समय निकालकर कभी अंजलि तो कभी आकर नव्या सब कुछ देख जाती थी। मिला जुलाकर घर के इस माहौल में बच्चों को मां का ना होना कभी भी नहीं अखरा। वैसे उन लोगों के लिए घर की फैमिली पार्टी में अनन्या का ना होना एक बोनस होता था, क्योंकि अनन्या का मूड अधिकतर ही बिगड़ा रहता था। किसी और को तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन शिवम और शिवन्या को उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए लंबा चौड़ा लेक्चर दे डालती थी। गाहे बगाहे नैना जी और अंजलि पर इसी दौरान टोंट भी कर देती थी। सब कोई समझते हुए भी चुप रहने में ही भलाई समझते थे। बंद कमरे में आशुतोष और अनन्या के रिश्ते कैसे थे, इस चीज को आशुतोष और अनन्या ने कभी भी कमरे से बाहर आने ही नहीं दिया, जिसका श्रेय अधिकतर आशुतोष को ही था। अनन्या कभी अगर झगड़े पर उतारू हो भी जाती थी तो आशुतोष चुप्पी साध लेता था। गुस्से में चिल्लाती पटकती हुई अनन्या जब बाहर अपने क्लब पार्टी में निकल जाती थी तो लौटकर आने तक उसका मूड काफी हल्का हो जाता था। बच्चे सब कुछ देखते समझते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि सबको घर की शांति अच्छी लगती थी। शिवम और शिवन्या की परवरिश नैना जी के हाथों ही हुई थी और बच्चों के लिए सारी दुनिया उनकी दादी मां ही थी। इस कारण अनन्या से शुरू से ही शिवम या शिवन्या को कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। लेकिन फिर भी वह जैसी भी थी वह उनकी मां थी, और मां तो मां होती है। इस कारण शिवम और शिवन्या को कभी भी अनन्या से कोई शिकायत भी नहीं थी। शायद यह नैना जी की परवरिश का नतीजा था। जिस दिन रणविजय, शिवम और आदित्य शिवी को लेकर लखनऊ से वापस आए, तब तक तो सब ठीक था। शिवी के घर आने की खुशी में राणावत पैलेस में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। इस पार्टी में केवल घर के गिने चुने लोग ही थे। नव्या, अभिनव और अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, तो अधिराज जी की पूरी फैमिली इसमें इनवाइट थी। पर रणविजय के दिमाग में तो आगे की प्लानिंग चल रही थी। पूरे घर का उसे सपोर्ट भी था। रणधीर जी ने साफ कह दिया था कि अगर इसमें कहीं भी साधना जी की इन्वॉल्वमेंट उन्हें पता चली तो वह उन्हें नहीं छोड़ेंगे नहीं। लेकिन साधना जी पर हाथ डालने से पहले रणविजय बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि अभी भी ईशानी का कोई पता नहीं लगा था। इसी बीच जब रणविजय, आदित्य और नव्या इन तीनों ने एक साथ बैठकर कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो शक की सुई सीधे अनन्या पर घूम गई। नव्या की गाड़ी में जो ईशानी के फोटोग्राफ्स रखे गए थे वह काम अनन्या का था। हालांकि अनन्या ने बहुत सफाई के साथ ही काम किया था, लेकिन मेन डोर के सीसीटीवी कैमरे में अनन्या की हल्की सी फुटेज आ गई थी, जिसको देखकर रणविजय, आदित्य और नव्या शॉक्ड से उछल पड़े थे। तीनों का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि अनन्या कुछ भी ऐसा कर सकती है। इसलिए किसी से कुछ न कहते हुए उन लोगों ने पहले अनन्या पर नजर रखना शुरू किया। नव्या ने सफाई के साथ अनन्या के फोन को टैप करना शुरू किया तो आदित्य उसके आने जाने और मिलने वालों पर नजर रखने लगा। पर 2 या 3 दिनों में सब कुछ क्लियर हो गया था कि अनन्या के न केवल ईशांत मलिक के साथ संबंध है, बल्कि वह यह भी जानती है कि ईशानी इस वक्त कहां है। इतना ही नहीं, 12 साल पहले जब ईशानी ने रणविजय की हालत की खबर देने के लिए घर में फोन किया था तो अनन्या ने ही फोन उठाया था और खुद को नव्या बताया था।
यह सब कुछ अनन्या के फोन कॉल रिकॉर्ड होने के कारण रणविजय, आदित्य, अभिनव और नव्या साफ साफ सुन पा रहे थे, क्योंकि वह लगातार ईशांत मलिक से संपर्क में थी। अनन्या को ऐसा लगता था कि वह यहाँ की सारी खबर ईशांत मलिक को पहुंचा रही है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह सिर्फ इतना ही जान पाती थी जितना कि ये तीनों उसे बताना चाहते थे। अनन्या और ईशांत मलिक की बात सुनने के बाद यह तीनों अपना अगला कदम तैयार करते थे। इस बार रणविजय ने आशुतोष को भी इन सब चीजों से दूर रखा था। डॉ रस्तोगी को डरा धमकाकर दवाइयां बदलवाने वाली भी अनन्या ही थी। उसने कहीं भी अपना नाम यूज नहीं किया था, बल्कि हर जगह खुद को नव्या बताती थी। नव्या का यह सब चीज जानकर खून खौल उठा था। वह उसी समय अनन्या को गोली मार देती, लेकिन रणविजय और आदित्य के समझाने पर मन मारकर शांत बैठी हुई थी। मैं तो इनका खून पी जाऊंगी। ये अपने आप को समझती क्या है? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम यूज करने की और मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? नव्या गुस्से में चिल्लाती हुई बोली। रणविजय ने आदित्य को उसे संभालने का इशारा किया। वह नहीं चाहता था कि जोश में आकर वह होश खो बैठे और कुछ गलत हो जाए। तुझसे मुझे यही आशा थी। वेल डन नव्या। वैसे तो खून पाइप लगाकर पिएगी या फिर डायरेक्ट उनके गले में अपने दांत लगा देगी? आदित्य ने नव्या को थपथपाकर उसे शाबाशी दी। नव्या ने उससे गुस्से से देखा। अभी उसका गुस्सा आदित्य पर फूटता, उसके पहले आदित्य बोल उठा। मैं तुझे चुड़ैल इसी कारण कहता था। मुझे लगा कि शादी के बाद तू बदल गई होगी, लेकिन नहीं, चुड़ैल कभी नहीं बदल सकती। तुम मुझे चुड़ैल कहो या पिचासिनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी पिचासिनी तो यह है। मन तो कर रहा है कि मैं उन्हें कच्चे चबा जाऊं। नव्या गुस्से में बोली। लेकिन पहले यह तो डिसाइड कर लो कि तुम उनका खून पीना क्यों चाहती हो। उन्होंने हर जगह तुम्हारा नाम यूज किया इसलिए, या फिर उन्होंने रणविजय के साथ ऐसा किया इसलिए? और तुम उनका खून पियोगी या कच्चे चबाकर खाओगी? अभिनव ने सोचते हुए पूछा। तुम सच में ट्यूबलाइट के ट्यूबलाइट हो? नव्या ने गुस्से में अभिनव की तरफ देखा। चल, शादी के 12 साल बाद तुझे पता तो चला ये ट्यूबलाइट है, पर तेरे दिमाग की बत्ती जलने में क्यों 12 साल लग गए? आदित्य मुस्कुराया। सबका मतलब बस यही था कि किसी तरह से नव्या का गुस्सा कम किया जाए। लेकिन नव्या तो नव्या थी। अगर वह मेरा नाम यूज नहीं करती ना, तब भी उन्होंने जो मेरे भाई के साथ किया उसके लिए मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, और ना ही मैं उन्हें जिंदा छोड़ने वाली हूं। बस वह वापस घर तो आए। नव्या गुस्से में बोली। शांत हो जा नव्या। हम अभी अनन्या भाभी के साथ कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त ईशानी उनके कब्जे में है। अनन्या भाभी के थ्रू ही हम यह जान पाते हैं कि ईशानी ठीक है, सही सलामत है। अगर हमने नव्या भाभी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार किया तो उन्हें इस चीज का शक हो जाएगा कि हम लोगों की शक की सुई उन पर घूम गई है। ऐसे में वह सतर्क हो जाएंगी। पहले ईशांत मलिक को अपनी बिल में से बाहर तो आने दो, उसके बाद सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। इस बार तो मैं भी इन्हें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन यही सोच रहा हूं कि इन सब चीजों का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। रणविजय नव्या को समझाते हुए कहा। रणविजय की बात सुनकर नव्या चुप होकर बैठ गई। रणविजय इन सारे लफड़े से बच्चों को दूर रखना चाहता था। खैर से उस समय बच्चे काफी छोटे भी थे, पर शिवम और शिवन्या इतने बड़े जरूर थे जो कि चीजें को समझ सके। इन सब में सबसे बड़ा शिवम था, जिसकी उम्र उस समय 20-21 साल थी, और संयोग से उस समय वह घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि शिवी के पीछे लखनऊ गया था। न्यूयॉर्क में जब से यह बात हुई थी कि घर का कोई आदमी इसमें शामिल है, तब से ही शिवम सतर्क हो गया था। रणविजय और आदित्य को छोड़कर उसने सबसे अपने कांटेक्ट तोड़ डाले थे। यहां तक कि नैना जी और अधिराज जी को भी फोन करके यह नहीं बता रहा था कि वह इस समय कहां है। वह उन्हें अपने इंटरनेशनल नंबर से ही फोन करके अपनी खबर देता था। इस कारण रणविजय बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब तक घर का मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक शिवम और शिवी वापस आए। लेकिन जिस तरह से शिवम ने उसे घबराते हुए फोन किया था, रणविजय खुद को रोक नहीं सका और शिवी को लखनऊ से लेकर वापस राणावत पैलेस में आ गया। सीवी के राणावत पैलेस में वापस आते ही अनन्या परेशान हो गई और उसने तुरंत ईशांत मलिक को वहां से हटकर फोन लगा दिया। ईशांत मलिक ने जब अनन्या की बात सुनी तो तुरंत अपना प्लान चेंज करते हुए ईशानी को लेकर हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आ गया था।
जिस दिन पार्टी हो रही थी उसी दिन नव्या और अंजलि बच्चों को लेकर वापस राठौर मैंशन में वापस चली आई थी। उन्हीं के साथ शिवी भी थी, लेकिन शिवम राणावत पैलेस में ही रह गया था। सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था। अपने दिल के जज्बात दिल में ही दफन करते हुए उसने पूरी तरह से रणविजय का साथ दिया था। सारे कैमरे हैक किए थे। रणविजय ने जो जो उससे कहा था, शिवम ने एक कदम आगे बढ़कर पूरी सतर्कता के साथ किया था। इस तरह से यह सारा मिशन सक्सेस हो गया और ईशानी वापस घर लौटकर आ गई थी। लेकिन रणधीर जी और अधिराज जी ने साधना जी और अनन्या को जो सजा दी थी, उसको सुनकर शिवम परेशान हो उठा था। उसके अनुसार इन दोनों को पुलिस में दे देना चाहिए था, लेकिन घर की बात बाहर जाएगी, यह सोचकर उन लोगों ने इसे दबाना ही बेहतर समझा था। एक अनदेखा ताला शिवम के होठों पर लग गया था। हर वक्त अपनी शरारतों से दोनों घरों में रौनक बनाए रखने वाला शिवम एकदम चुप हो गया था। घर के बड़े तो उसकी हालत समझते थे, लेकिन बच्चे उसके इस बदले हुए रवैया को देखकर शिकायत करने लगे थे। हालांकि शिवम को किसी से शिकायत नहीं थी, पर वह अपने आप में अकेला पड़ गया था। शिवम जो लखनऊ में शिवी से मिलने के बहाने खोजा था, अब उसे राणावत पैलेस जाने में भी शर्म आती थी। उसने वापस अपना कॉलेज ज्वाइन करने के लिए न्यूयॉर्क जाने की घोषणा कर दी। आशुतोष ने भी कुछ नहीं कहा। वह उसके जाने की तैयारी करने लगा। उसके अनुसार यह अच्छा था कि अगर शिवम यहां के माहौल से दूर जाएगा तो शायद अपने आप को बेहतर संभाल सकेगा। लेकिन जब रणविजय को इस बात की खबर मिली तो उसने शिवम को अपने घर पर बुलाया था। पहले तो शिवम के दिल में आया कि वाह, रणविजय से मिलने से ही इनकार कर दे। लगातार एक ही मैटर पर सोचते रहने के कारण उसकी हिम्मत अब रणविजय के सामने खड़े होने की भी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर वह रणविजय से मिलने के लिए तैयार हो गया। शिवम रणविजय से मिलने के लिए राणावत पैलेस जा ही रहा था कि उसका रास्ता शिव ने रोक लिया। वह इस टाइम गार्डन में ही मौजूद थी। क्या बात है, आज इधर का रास्ता ही कैसे भूल गए हो? दोनों हाथों को अपने सीने के आसपास लपेटे हुए शिवी ने हल्के गुस्से के साथ शिवम से पूछा। अपने सामने शिवी को देखकर शिवम हल्के से मुस्कुरा दिया। मैं अपने घर का रास्ता नहीं भूलता, बस कुछ जरूरी कामों में फंसा हुआ था, इसलिए नहीं आ पाया। शिवम ने धीरे से सफाई दी। और यह जरूरी काम क्या था? शिवी ने तुरंत पूछा। वह मुझे वापस कॉलेज ज्वाइन करना है, तो कुछ पढ़ाई कर रहा था, शिवम ने बताया। सच में? ऐसी क्या पढ़ाई कर रहे थे कि तुम 2 मिनट के लिए वह मुझसे मिलने नहीं आए, और फिर जब मैं घर गई तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले? शिवी ने कुछ जताते हुए शिवम से शिकायत की। शिवम ने शिवी की तरफ देखा। उस पर अपना हक जताती हुई शिवी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। मुश्किल से 2 सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। यह आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। शिवम शिवी की नीली आंखें देखकर होश से बेगाना हो जाता था। बचपन से ही उसे शिवी की नीली आंखें अच्छी लगती थीं और आज तक याद थीं। लेकिन अभी उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए ज्यादा देर तक वह शिवी की आंखों में देख भी नहीं पाया। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। मुझे चाचू बुला रहे हैं। शिवी अभी उससे कुछ और बोलती, उसके पहले ही शिवम बोल उठा और बिना शिवी की बात का जवाब दिए हुए ही तेजी से अंदर घर की तरफ चला गया। इसको क्या हुआ? सीवी शिवम के पीछे पीछे राणावत पैलेस में आई, जहां रणविजय और ईशानी अपने कमरे में शिवम का इंतजार कर रहे थे। शिवम जब रणविजय के कमरे के पास पहुंचा तो दरवाजा खुला था। सामने बेड पर बैकग्राउंड पीठ टिकाए हुए रणविजय लैपटॉप खोलकर बैठा था और ईशानी अलमीरा खुले हुए कपड़े अरेंज कर रही थी। शिवम ने धीरे से दरवाजा नॉक किया। दरवाजे पर नाक खोलने की आवाज सुनकर ईशानी अपना हाथ रोककर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वही रणविजय अभी भी लैपटॉप में ही घुसा हुआ था। नॉक करने की क्या जरूरत है बेटा? ऑलरेडी आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, तो कमरे का भी दरवाजा खुला हुआ है। जाने किस मूड में रणविजय बैठा हुआ था, क्योंकि आजकल उसकी शरारत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। ईशानी ने रणविजय की बात सुनकर सर हिलाते हुए गहरी सांस छोड़ी। इनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? क्या मतलब वाइफी? आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं? आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाए हुए ही रणविजय ने पूछा। आंखें ही बस लैपटॉप में उलझे हुए हैं, वरना काम तो इधर ही सरसराहट सुन रहे हैं। खुद तो एक अच्छी आदत नहीं है, और बच्चों के अंदर जो गिनी चुनी हुई अच्छी आदतें हैं
उन्हें भी बर्बाद कर देना। कौन सा मंत्र पढ़ रही हो यार? थोड़ा जोर से बोलो। कुछ नहीं, देखो उधर, शिवम आया है। ईशानी ने उसे दरवाजे की तरफ देखने का इशारा किया। हाँ, तो आने दो ना, मैं कौन सा बीच दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ? रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। वैसे भी शिवी और ईशानी के आ जाने के कारण रणविजय का मूड अधिकतर हल्का ही रहता था। जिंदगी धीरे धीरे जिंदगी के आ जाने से वापस रास्ते पर आ रही थी। रणविजय का जवाब सुनकर शिवम मुस्कुरा दिया। चाचू, आपने बुलाया था? शिवम दरवाजे के पास से खड़े हुए बोला। हाँ, वह तो मुझे भी याद है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन शायद मैंने तुम्हें अपने कमरे के अंदर बुलाया था। दरवाजे पर खड़े रहने की तो पनिशमेंट नहीं दी थी ना? रणविजय ने कुछ याद करते हुए पूछा। मुस्कुराते हुए शिवम कमरे के अंदर चला आया। चाचू, कोई काम था क्या? शिवम ने बेड के सामने खड़े होकर पूछा। हाँ यार, काम के लिए ही बुलाया था। यहाँ बैठो। रणविजय ने शिवम को बेड पर बैठने का इशारा किया और खुद अपने पैर मोड़कर आराम से बैठ गया और लैपटॉप को बेड पर रख दिया। मन में तो एक चोर बैठा हुआ था। इस कारण शिवम पहले की तरह खुल नहीं पा रहा था, पर रणविजय पहले की ही तरह उससे रिलैक्स था। मैंने एक डील फाइनल की थी कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में। यहाँ गुड़गांव से आगे एक गांव है, वहां पर। ये रहा उसका प्लॉट। मैंने इसकी डिटेल आशुतोष भैया को भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि ये सारा काम उन्होंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया है। रणविजय ने शिवम के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। हाँ चाचू, तो फिर कहाँ तक हुआ है उसका काम? रणविजय ने आराम से पूछा। चाचू, हमने उस साइट पर अभी स्टार्टिंग का काम लगाया है। कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स के टेंडर हमने अनाउंस किए हैं और कुछ चीजों के टेंडर के लिए कुछ कंपनियां खुद हमारे पास आई हैं। अगर आप इधर से फ्री हो लेते हैं तो एक दिन सैंपल देख लीजिए, फिर सब कुछ पास कर देते हैं। जब सारा माल इकट्ठा हो जाता है तो आगे का काम लगाते हैं। शिवम ने कहा। वह काम तो मैं अभी का भी कर दूंगा, लेकिन आगे का काम तुम कब करोगे? अचानक से गंभीर आवाज में रणविजय ने अपने आंखों से चश्मा उतारकर लैपटॉप के कीबोर्ड पर रखते हुए पूछा। रणविजय की बात सुनकर शिवम चुप सा हो गया और ईशानी भी अपना सारा काम छोड़कर दोनों की ओर देखने लगी। चलो, मैं सारा टेंडर अभी क्लियर करवा दूंगा। प्रोडक्ट क्वालिटी भी चेक करवा लूंगा। उसके आगे अकेले ही साइट पर काम भी लगा लूंगा और फिर बिल्डिंग ही बनवा लूंगा। क्यों? रणविजय ने लगभग डांटने वाले अंदाज में शिवम से पूछा। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? 2 साल, 4 साल या फिर कितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट पेंडिंग रहेगा? आगे का काम तुम कब संभालोगे? बताओ मुझे, कुछ बोलते क्यों नहीं? आगे का काम तुम कब संभालोगे? रणविजय गुस्से में शिवम से पूछ रहा था, लेकिन शिवम के तो होठों पर जैसा ताला लगा हुआ था। वह समझ गया था कि रणविजय को उसके फैसले से न सिर्फ ऐतराज है, बल्कि वह इसके कारण शिवम पर बहुत गुस्सा भी है। वह चुपचाप सर झुकाए हुए रणविजय की डांट सुन रहा था। उंगलियां छोटे बच्चों की तरह बेडशीट को कुरेद रही थीं, लेकिन शिवम की तरफ से जवाब ना पार कर रणविजय का गुस्सा बढ़ रहा था। जब उस प्लॉट की डील फाइनल में हो रही थी तो मैं उस वक्त सिडनी में था। मेरा इस प्लॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ना मैं इंडिया आना चाहता था और ना ही इंडिया से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहता था, क्योंकि जैसा कि ये प्लॉट है, इसमें प्रोजेक्ट भी बड़ा था और टाइम के साथ साथ पूरी मेहनत और कंसंट्रेशन चाहता था। इस कारण मैंने इसे सीधे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तुम उस प्लॉट के लिए सबसे एक्साइटेड थे। तुमने ही उस प्लॉट है पर एक डिजाइन भी बनाया था, बिल्कुल एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह। तुम्हारे ही एक्साइटमेंट को देखते हुए मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट की मीटिंग्स बीच में ही रोकते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यह डील मुंह मांगी कीमत पर फाइनल की थी। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं इसी प्रोजेक्ट के थ्रू तुम्हें लॉन्च करना चाहता हूं, तो फिर तुम यह प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर क्यों भागना चाहते हो? जवाब दो मुझे। रणविजय ने गुस्से में शिवम की तरफ देखते हुए पूछा। शिवम से कोई जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। कुछ बोलोगे भी या फिर घर ही पर अपनी आवाज रखकर चले आए हो? क्या हुआ रणविजय, इस तरह से क्यों बोल रहे हो? ईशानी ने हैरान परेशान होते हुए पूछा। मैं कहाँ कुछ बोलने लायक बचा हूं ईशानी, जो मैं कुछ बोलूंगा? मेरे बोलने से तो सबको दुख लग जाता है। सब या तो अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर घर छोड़कर भाग जाते हैं। इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं, लेकिन मजबूरी है।
अपने आंखों के आगे गलत होते हुए भी नहीं देख पाता। रणविजय ने हल्के गुस्से से ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं है। उस टाइम जब मैंने अपने दोस्तों के साथ वो प्लॉट देखा था तो एक्साइटमेंट में समझ में नहीं आया था। प्लॉट देखकर मेरा मन ललक गया था, इसलिए उसी एक्साइटमेंट में मैंने आपसे उस प्लॉट को फाइनल करने के लिए कह दिया था। सॉरी, मेरी वजह से आपका काफी नुकसान हो गया, पर आप चिंता मत कीजिए, अभी उस प्लॉट पर कुछ काम नहीं हुआ है। हम चाहे तो उसे सोल्ड आउट कर सकते हैं। शिवम ने नजरें झुकाते हुए कहा, सोल्ड आउट कर सकते हैं? यही तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है? दोनों हाथ सीने पर लपेटकर रणविजय ने काफी कड़ी आवाज में पूछा। आंखें इस तरह से शिवम की चेहरे पर जमी थीं कि उसके अंदर तक उतरकर उसके दिल का हाल ले रहे थे। लेकिन शिवम फिलहाल में आंखें तो मिलाना तो दूर, चेहरा उठाने की भी कंडीशन में नहीं था। लेकिन इतना जरूर समझ पा रहा था कि रणविजय उसे गुस्से में देख रहा है। वह जमीन काफी अच्छी जगह से है, अगर हम आज भी उसे सोल्ड आउट करेंगे तो हमें लागत से अधिक मुनाफा मिल जाएगा। शिवम धीरे से बोला, पैसों के नुकसान की तो तुम्हें बहुत चिंता है, जो कि आज आएगा और कल चला जाएगा, पर खुद की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? रणविजय ने पूछा। चाचू, मैं लाइफ कहां बर्बाद कर रहा हूं, बल्कि पढ़ने के लिए ही न्यूयॉर्क जाना चाह रहा हूं। शिवम ने एक खोखला बहाना बनाया। सच में? तुम पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो? रणविजय ने शिवम की आंखों में देखते हुए पूछा। शिवम, तुम अभी बच्चे हो और शायद कितने भी बड़े हो जाओगे, मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। वह बच्चा जिससे मैंने जन्म से लेकर आज तक अपने हाथों से संवारा है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैंने तुमसे भी ज्यादा दुनिया देख ली थी। मेरी एक गलती की वजह से डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन तब भी ना ही मैं घर छोड़कर भागा था और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से भागा था। पर आज मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम यहां से भागना चाहते हो। पढ़ाई का बहाना मत देना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। जो डॉक्यूमेंट क्लियर और कलेक्ट करने हैं वह ऑलरेडी ऑनलाइन चले आएंगे, उसके लिए तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रणविजय काफी गुस्से में था। बस कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए जाना चाहता हूं। शिवम सर झुकाए हुए बहुत ही भारी आवाज में बोला। तुम्हारा सर क्यों झुका हुआ है? मेरा शिवम तो कभी सर झुकाकर बात नहीं करता। इधर नजरें मिलाकर बात करो। कौन सा एक्सपीरियंस तुमको वहां मिलेगा जो यहां नहीं मिल सकता? देखो मेरी तरफ। रणविजय ने शिवम का चेहरा ऊपर उठाना चाहा। शिवम जो रणविजय की बातों से टूट रहा था, इस बार बिल्कुल टूट गया। जाने कब के रोके हुए उसके आंसू खुलकर बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा।